हाँ जी सर, हमारा जो टॉपिक चल रहा है सिंप्लीफाइड इनवॉइसिंग। कल हमने सिंप्लीफाइड इनवॉइसिंग के काफी सारे सिनेरियोज क्रिएट किए, जिसमें मैं सिंगल टैक्स रेट, मल्टीपल टैक्स रेट, विद इन स्टेट, आउट ऑफ स्टेट, नील रेटेड सप्लाईज, सर्विस बिलिंग, SEZ, डीम्ड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ये सब ट्रांजैक्शंस हमने करके देखी। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम इनवॉइसिंग के अंदर होने वाले कुछ और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कि आज हम सबसे पहले करने वाले हैं एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी एंड आइटम वाइज डिस्काउंट। आइटम वाइज डिस्काउंट हम पहले कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पर आइटम, एक आइटम में 1% डिस्काउंट दिया था और एक आइटम में कुछ भी नहीं दिया था। ये आज हम एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी का ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं। तो मूव करते हैं टैली की तरफ। यहाँ पे जब आप बिलिंग के लिए जाते हैं, ये देखिए, अब यहाँ F11 करना है आपको। F11 में आपको ऑप्शन मिलता है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स इन इनवॉइसेस। इसको यस कर दीजिए। इसका बेनिफिट देखते हैं। बंसल एग्रीकल्चर को हम कोई माल बेचने जा रहे हैं, पतंजलि एलोवेरा साबुन। ये देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम आ गए, एक्चुअल एंड बिल्ड। आमतौर पे एक्चुअल और बिल्ड सेम रहता है, बट कभी कभी हमारे बिजनेस में ऐसा कुछ हम स्कीम चला देते हैं कि अगर आप 11 लेंगे, 10 लेंगे तो एक फ्री मिलेगा, मतलब 10 के पैसे में 11 मिलेगा। तो जितना माल हमारे गोदाम से मूव होगा वो एक्चुअल कॉलम में टाइप करना है, और जितने माल का हम पैसा मांगेंगे उसको हमें बिल्ड में लेना है। अब यहाँ पे जब आप रेट डालते हो तो रेट को जो मल्टीप्लाई किया जाएगा वो एक्चुअल से नहीं किया जाएगा, वो बिल्ड से किया जाएगा। यहाँ देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि 11 पीस में से मैं सिर्फ एक पीस का बिल करूंगा तो बिल 98 रुपए का बन गया। इसका मतलब मैंने एक खरीदने पे 10 आइटमें फ्री दे दी। ऐसा नहीं होता। 11 में से 10 की बिलिंग होगी, 10 के 980 रुपए लेंगे और उसको 11 पीस दे देंगे। ये 10% की डिस्काउंट हो गई एक तरीके से, बट इसमें हम अमाउंट वाइज डिस्काउंट ना देखिए, हमने इन्वेंट्री दे दी उसको। ऐसा हमारी मेडिसिन इंडस्ट्री में बहुत चलता है। अमन, आई एम राइट? हाँ जी सर। तो ये हमारा ऑप्शन देखिए, इसमें जैसे आपने नीचे टैक्स कैलकुलेशन किए वो सेम उसी तरीके से चल रहा है। अब ये हमारे को प्रिंटिंग में कैसा दिखता है वो देखिएगा। यहाँ पर सिंपल वही बिलिंग वाली क्वांटिटी दिखाई दे रही है, जितने का बिल हो रहा है। अगर हम यहाँ भी एक्चुअल क्वांटिटी कॉलम चाहते हैं तो हम यहाँ जाके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ टाइप कीजिए एक्चुअल, देखो नो किया हुआ बाय डिफॉल्ट, इसको यस कर दो, एंटर करते ही यस हो जाएगा। अब इसका प्रीव्यू देखिए। एक्चुअल को यहाँ पे प्रिंटिंग करते समय इसने शिफ्ट कर दिया कि हमने माल भेजा इतना है मगर बिलिंग इतने की। माल भेजा गया 11 पीस और बिलिंग हुई है 10 पीस की। ठीक है, ये एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी कॉलम का बेनिफिट है। हम अपनी स्कीम्स बना के बिलिंग को सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, बिलिंग ऑफ आइटम्स हैविंग मल्टीपल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। मल्टीपल यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम पहले हैंडल कर चुके थे, जिसमें हमने सिंगल यूनिट बनाया, प्राइमरी यूनिट, फिर हमने ऑल्टरनेट यूनिट के साथ यूज किया, दो सिंपल यूनिट्स बनाए थे अलग अलग, फिर हमने उन सिंपल्स को क्लब करके कंपाउंड यूनिट भी बनाया था। आई होप क्लियर है सबको, या रिपीटेशन की जरूरत है उसकी? है कोई जरूरत रिपीट करने की? नहीं। गुड। इनवॉइस प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, कि जब देखो डाटा एंट्री के दौरान हम बहुत सारा काम करते हैं, मगर हम बहुत सारी चीजें ना शो नहीं करना चाहते अपने बिलिंग्स के दौरान, या कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन शो भी करना चाहते हैं। ये देखो यहाँ पे जैसे हमारा ये रेड किल है, इसमें हमारे पास बैच नंबर्स भी है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट्स भी। अगर मैं इसी बिल का प्रिंट आउट लेता हूँ तो बाय डिफॉल्ट मेरे को ये ऐसा दिखाई देने वाला है।
अब इसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन को हम ऐड या रिमूव कर सकते हैं। अभी इसमें बैच भी आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी सब आ रहा है। हमने ये चीजें अपने रिकॉर्ड के लिए रखी हुई थी, मगर हम इसको बिल पे छापना नहीं चाहते थे, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, कॉन्फ़िगर में जाइए और यहाँ बैच टाइप कर दीजिए। पहले F12 में जाके आपको एक एक ऑप्शन पढ़नी पड़ती थी, अब आपको जो ऑप्शन चेंज करनी है वो ऊपर टाइप कर दो, ऑटोमेटिकली सिर्फ वही चीज सामने आ जाएगी, टाइम सेव कर सकते हो आप। शो बैच डिटेल्स, यहाँ मैंने नो कर दिया, ये प्रिंटिंग के लिए नो हुआ है। ये देखिए अबे रेड किल के अंदर बैच प्रिंट नहीं होगा, राइट। अब ऐसे ही एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी था, अभी आपके सामने ही मैंने इसको एनेबल किया कॉन्फ़िगर में जाकर। आपने टाइप कीजिए एक्चुअल, इसको ऑफ कर दीजिए, तो देखिए बिल पे क्या फर्क पड़ा। तो एक्चुअल क्वांटिटी गायब हो गया। अब यहाँ पे HSN का कॉलम आ रहा है, मैं वो HSN का कॉलम नहीं छापना चाहता, कोई बात नहीं, आप कॉन्फ़िगर में जाएं, HSN शो HSN SAC, नो मुझे नहीं चाहिए। अब देखिए वो HSN का कॉलम भी गायब हो गया। अभी GST की टैक्स परसेंटेज वाला रो आ रहा है, कॉलम आ रहा है, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मैं इसको भी हाइड कर सकता हूँ प्रिंटिंग के लिए। GST परसेंटेज ये नो किया, इसे नो करते ही ये देखिए क्या फर्क पड़ा। अब रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, ये लोग जो लोग ERP यूज कर रहे थे, ERP में ये कॉलम नहीं आता था, डाटा एंट्री में आता था, प्रिंटिंग में नहीं आता था, तो ये ऑप्शन अब आपको ERP प्राइम में दे दी गई है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। ये आपने कहा मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स नो कर दीजिए। नो करके जब से ही आप इसको प्रीव्यू करोगे, ये देखिए अब ये सिंपल बिलिंग है, ज्यादातर लोग बिलिंग इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। अब पतंजलि एलोवेरा सोप 100 ग्राम, अब इसी टाइप से अपने प्रोडक्ट के ऊपर हम कुछ डिस्क्रिप्शन टाइप करते हैं। देखो ये डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ग्रीन कलर, यहाँ पे कुछ भी लिखा जा सकता था, यहाँ कोई भी कहानी लिख सकता हूं मैं। अब मुझे ये डिस्क्रिप्शन प्रिंट में भी चाहिए, ये देखिए ये ग्रीन कलर शॉप, ठीक है। कई बार होता है कि मुझे प्रिंट में चाहिए, कई बार होता है कि प्रिंट में नहीं चाहिए। अब नहीं चाहिए तो यहाँ जाके आप बोल दो डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम्स, नो नहीं चाहिए मुझे। अब देखो डाटा एंट्री के समय तो मुझे वो चीजें दिखाई दे रही हैं, ग्रीन कलर शॉप है, पर जब मैं उसका प्रिंट आउट ले रहा हूं तो उसमें मुझे नहीं दिखाई दे रही। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं जिसकी मदद से आप अपने इनवॉइस की प्रिंटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिएगा क्या क्या ऑप्शन है, सारे देखने हैं तो यहाँ पे क्लिक करके ये देखिए यूज सिंपल इनवॉइस फॉर्मेट। सिंपल इनवॉइस में हमारा बिल आप रूटीन में जो बनाते हो उसको कमर्शियल इनवॉइस बोलते हैं, ये सिंपल इनवॉइस फॉर्मेट है। इस केस में हमारा नाम और हमारे कस्टमर का नाम सेंटर में छपता है। कई लोगों को ये फॉर्मेट भी बड़ा पसंद आता है। ये सिंपल इनवॉइस हटा दिया मैंने। कस्टमर सील एंड सिग्नेचर, ये यस किया आपने, देखिए बिल में नीचे कस्टमर के साइन करने की जगह आ जाएगी। कुछ रिटेल काउंटर्स जो है वो वहां पे साइन करा के उसके बिल की एक कॉपी अपने पास मेंटेन रखते हैं, या जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं उनके लिए भी बड़ा जरूरी होता है जब उसकी साइट पे जाके माल डिलीवर करते हैं, तो वो आइटमें आपकी छपती हैं उसके आगे सीरियल नंबर 1 2 3 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्वांटिटी, ऑल्टरनेट यूनिट क्वांटिटी छापनी है नहीं छापनी, एक्चुअल क्वांटिटी कॉलम, ये भी हमने अभी डेमो करके देखा इसका। रेट, रेट भी छापना है कि नहीं छापना, कई बार लोग कहते हैं कि मुझे रेट भी नहीं छापना है, तो इसका भी कंट्रोल आपको दिया गया, सिर्फ अमाउंट छाप दो। ये कहाँ पे बंद करते हैं हम, ये ज्यादातर हम जब सर्विस बिलिंग करते हैं ना, और कई बार हमने स्टॉक आइटम सर्विस के नाम से बना रखी होती है, तो हम सर्विस 1 2 3 क्वांटिटी तो होती नहीं सर्विस की कुछ, तो वहां पे रेट क्या होगा, 2 सर्विस दी 500 रुपए की 1000 रुपए, ना ऐसा नहीं करते हम, क्वांटिटी वाइज नहीं करते, वहां हम ना क्वांटिटी डालेंगे ना रेट डालेंगे, सीधा अमाउंट डालेंगे। तो प्रिंट में भी सिर्फ अमाउंट ही आना चाहिए, इसलिए वो रेट कॉलम को भी
हम हाइड कर सकते हैं। ये देखो इस तरीके से, ये रेट ही नहीं आ रहा, 30 पीस 23 हो गए, ठीक है। अब इसको भी चेंज कर सकते हो। ये लीजिए रेट, रेट दोबारा ऑन करना है तो शो रेट में जाके यस करो। डिस्काउंट परसेंटेज का कॉलम छापना है कि नहीं छापना। बिल वाइज डिटेल, बिल वाइज डिटेल होती है जो रेफरेंस नंबर आपने बनाया था बिल का, वो छापना है कि नहीं। बैचेस छापना है कि नहीं, किस गोदाम से माल डिलीवर हो रहा है वो छापना है कि नहीं, अगर आपने आइटम का पार्ट नंबर डाल रखा है वो छापना है कि नहीं, स्टॉक आइटम की डिस्क्रिप्शन जैसे हमने अभी रेड कलर ग्रीन कलर किया, और एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर, ये काम आता है जैसे आपने सर्विस चार्जेस के नाम से एक लेजर बना दिया, और जब आप सर्विस बिलिंग करते हो उसका डेमो दिखाता हूँ आपको। ये लो, हमने एक सर्विस बिलिंग की थी, ये रहा कंसल्टेशन चार्जेस। हम यहाँ पे चाहते हैं कि कंसल्टेशन चार्जेस किस चीज के हैं वो बताएं हम उसको। उसके लिए पहले आपको डाटा एंट्री में ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे F12 कीजिए और यहाँ पे प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर से यस कर दीजिए। तो यहाँ पे आप कंसल्टेशन चार्जेस किसके लिए, ऑन साइट विजिट चार्जेस, कितने भी कहानी हो सकती है, इंस्टॉलेशन, स्प्लिटिंग, डाटा बैकअप, ट्रेनिंग, ये कई सारी चीजें हमने उनको दी। ये सब कुछ हम यहाँ पे लिख के, और इसका जब प्रिंट आउट करेंगे, ये देखिएगा ये ऐसे, ये डिस्क्रिप्शन उसके बिल पे छपी हुई चली जाएगी। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको देने की जरूरत नहीं है बाद में, वो हमारा बिल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया, ठीक है। डिस्प्ले नेम और स्टॉक आइटम्स, कई बार स्टॉक आइटम के नाम के साथ हम उसका पार्ट नंबर भी चाहते हैं कि वो भी छप के आए, तो यहाँ से हम चेंज कर लेंगे। ये बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। बाय डिफॉल्ट नेम ओनली रहता है। नरेशन छापनी है कि नहीं छापनी, आइटम्स के बारे में, आइटम्स का रेट ऑफ ड्यूटी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, जीएसटी, आइटम वाइज जीएसटी का मतलब है कि उसके सामने ही, ये देखिए ये वाले ऑप्शन ऑन करने का मतलब है, यहाँ दिखाता हूँ इसका प्रिंट आउट लेते हैं, रिव्यू देखते हैं। ये देखो बिल हॉरिजॉन्टल हो गया। इसमें फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ उस पर्टिकुलर आइटम के ऊपर कितना जीएसटी लग रहा है वो बिल्कुल उसके सामने कॉलम में ही आ गया, और आइटम के सामने उसकी डिटेल है पूरी की पूरी। आइटम है 35,640 रुपए का अमाउंट है टोटल, जिसमें से 35,874 रुपए टैक्सेबल वैल्यू है, और 896 उस पर ये लगा हुआ है, 37,677 बन गया। अब वो नीचे टैक्स जोड़ के वो बनेगा टोटल, और राइट साइड वाला जो टोटल अमाउंट है वो इंक्लूडिंग टैक्स है, ठीक है जी। कई बिजनेस के अंदर इस टाइप की बिलिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है, बट इस बिलिंग में क्योंकि मैटर ज्यादा था छापने के लिए, तो टैली ने इसको बाय डिफॉल्ट ही लैंडस्केप में कन्वर्ट कर दिया है। आप कितनी भी कोशिश करोगे ये पोर्ट्रेट में नहीं निकलेगा, ये लैंडस्केप में ही आएगा फॉर्मेट। अगर आप अपनी स्टॉक आइटम्स के, ये देखो यहाँ आपने ऑन कर दिया, ये आइटम वाइज जीएसटी, इसको नो कर दीजिए। अब जीएसटी परसेंटेज कॉलम छापना है कि नहीं, एचएसएन समरी छापनी है कि नहीं, ये सब डिटेल है। ये देखिए इसमें से जो कुछ भी आपको चाहिए वो आप रख सकते हैं। मुझे अपने बैंक की डिटेल छापनी है, टाइटल मुझे क्या छापना है, मल्टीपल पेज की प्रिंटिंग है या नहीं है मेरी, मल्टीपल पेज प्रिंटिंग होती है तो भी हम उसको चेंज कर सकते हैं। कंसाइनी छापना है कि नहीं छापना, प्लेस ऑफ सप्लाई छापना है कि नहीं, ऑर्डर की डिटेल, डिलीवरी की डिटेल, ये सारे ऑप्शन सब सारे एक ही स्क्रीन पे अवेलेबल हैं। और किसी भी ऑप्शन पे जंप करने के लिए आपने कहा प्रिंटर चेंज करना है मुझे, यहाँ प्रिंटर टाइप कर दो, प्रिंटर वाले ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ से आप प्रिंटर चेंज कर सकते हो। ओके, ये हमारी थी कॉन्फ़िगर योर प्रिंट आउट, क्या आप जो अपने बिल का प्रिंट आउट निकालते हैं उसको आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कई बार हमें देखने को मिलता है यार उसकी बिलिंग में तो ये चीज आ रही है, मेरी बिलिंग में नहीं आ रही, तो वो कहाँ फर्क है, वो आपके कॉन्फ़िगरेशन में ही फर्क है।
एडिंग लोगो, एडिंग टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्रिंटिंग आइटम नेम विद डिस्क्रिप्शन, ये भी कॉन्फ़िगर का ही पार्ट है। मैं दिखाता हूँ आपको कि प्राइम में ये ऑप्शंस कहाँ कहाँ दी गई हैं। लोगो डिफाइन करने की ऑप्शन यहाँ से F11 से हटा दी गई है। जो हम लोगो सिलेक्ट करते थे वो वहां से हटेगा। यहाँ देना है, ये है Alt P, प्रिंटिंग में जाके कॉन्फ़िगरेशन में मिलेगा। इस पे शो मोर करेंगे तो यहाँ पे इंक्लूड कंपनी लोगो, एप्लीकेबल टू प्रिंट, एक्सपोर्ट एंड ईमेल। आप एक्सपोर्ट करते हैं तो भी लोगो आएगा, प्रिंट करते हैं, मेल करते हैं तो तीनों में आने वाला है। ये यहाँ पे यस करते ही आपसे पूछ लेगा कि आपका लोगो कहाँ रखा है, तो आप अपनी इमेज का नाम बता सकते हैं। इमेज कोई भी हो सकती है, आपके पास अवेलेबल है तो ठीक, नहीं तो नेट पे जाओ और नेट से कोई भी इमेज डाउनलोड करो। लोगो इमेज कर देता हूँ। ये देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ लोगोज आ गए। आपको लगता है कि मुझे तो यार ये वाला लोगो चाहिए, ये वाला, आप ये ले लीजिए, राइट क्लिक, इसको सेव कर दीजिए। इस सेव का फाइल का नाम तो कुछ भी हो सकता है, मैं इसका नाम सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही अभी। नहीं आ रही है? नहीं, अभी अभी देख पा रहे हैं? टैली नहीं देख पा रहे सर लोगो। हाँ आ गए। सिर्फ टैली दिख रही है आपको? नहीं, अब लोगो वगैरह दिख रहे सर। ओके ठीक है, आप कोई भी इमेज सर्च कर सकते हो। अगर आपने अपना लोगो डिजाइन करवा रखा है ठीक है, नहीं तो मैंने गूगल में जाके बोला लोगो इमेजेस, इसमें से जो भी लोगो मुझे पसंद में आता है मैं उसको सेव कर लूंगा, उसको अटैच कर लूंगा। ये एप्पल का लोगो ही मिल गया आपको। आपने इसको राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज, यहाँ आपने कर दिया लोगो। मगर ये पीएनजी फाइल है, हमें जेपीजी फाइल की जरूरत रहेगी। गूगल सेव इमेज एज, ये भी पीएनजी है। ये जेपीजी होगा। हमने इसको लोगो कर दिया, लोगो। डाउनलोड्स में मैंने लोगो नाम से फाइल डाउनलोड कर ली और टैली में जाके मैं आपको उसको बता दूंगा कि मेरा लोगो कहाँ पड़ा है। एक मिनट, फाइल डाउनलोड हो जाती है, मैं भी दिखाता हूँ।
प्रोफेशनल लोगो बनवाने का ही अच्छा खासा खर्चा लग जाता है। लोग 5-5 हजार रुपए 10,000 रुपए तक ले लेते हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो लोगो डिजाइनिंग का काम कर रही हैं। आप अपना कॉन्सेप्ट समझाओ, आपके कॉन्सेप्ट से मैचिंग लोगो बना के देंगे आपको। हमें से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी वेबसाइट बना चुके हैं? है किसी की वेबसाइट? नो सर। मेरी है सर। कौन बोल रहा है ये? सौरभ। सौरभ जी, वेरी गुड। ये देखिए सर, ये लोगो फाइल मेरी कहाँ है, मैंने इसका पाथ कॉपी कर लिया। ये पाथ कॉपी करके ये मैं टैली में जाता हूँ, और टैली में दोबारा बताता हूँ आपको मैं, ये ऑल्ट पी में जाएं, ऑल्ट पी में कॉन्फ़िगरेशन में जाएं, यहाँ शो मोर करें और इंक्लूड कंपनी लोगो, ये वाली ऑप्शन यस कर दें। फिर इसको बताएं कि आपका वो पाथ कहाँ है। यहाँ आपने पेस्ट किया, उसमें जितनी भी जेपीजी फाइल पड़ी होंगी सारी दिखा दी उसको। और आपने अभी कौन सी डाउनलोड की थी? लोगो नाम से, ठीक है। आप लोगो सिलेक्ट कीजिए, ये आ गया, राइट। अब देखते हैं हमारी बिलिंग का क्या स्टेटस है। ऑल्ट पी, प्रिंट आउट, प्रीव्यू। ये देखिए अभी मेरे बिल के ऊपर मेरा लोगो लग के आ गया। ये लोगो कोई भी फाइल हो सकती थी। अगर मेरा प्रिंटर कलर्ड है तो एक कलर्ड भी आ जाएगा प्रिंट आउट, और अगर प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट है तो ऑन स्क्रीन मुझे कलर दिखेगा बट प्रिंट आउट में ब्लैक एंड व्हाइट आएगा, राइट। ये लोगो के लिए आपको जेपीजी फाइल की जरूरत है, तो टैली में जाके बता दीजिए, तो आपका ये लोगो आपके इनवॉइसिंग के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग यूज कर रहे हैं लोगो अपने बिल के ऊपर? हाँ जी सर। हाँ जी सर। यस सर। नो सर। अतुल जी नहीं जी। ये आप लोगो सर प्रिंटिंग लोगो वाला सिंपल फॉर्मेट में भी ऐसे ही शो करेगा? हाँ जी, इसका देखो मैं सिंपल फॉर्मेट दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है जी। कन्हैया जी की लगाइए आप, कन्हैया ट्रेडर्स है आपकी फर्म का नाम, या अपना कोई लोगो बना रखा है तो वो लगाइए। ठीक है सर। मेरा बिल जब भी आपके पास आया है उसमें गणेश जी महाराज बैठे हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा लोगो प्रिंटिंग हो गया। अब इस लोगो प्रिंटिंग के अलावा हमारे पास और क्या बचता है अभी वो देख लेते हैं। एडिंग टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन कैसे ऐड कर सकते हो आप अपने बिल पे? ये देखिए आपको ना यहाँ पे एक ऑप्शन दी गई है वाउचर टाइप में, सेल्स में जाइए और यहाँ पे है सेट ऑल्टर डिक्लेरेशन। आप इस डिक्लेरेशन को चेंज कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट ये वर्डिंग लिखी रहती है, बट कई लोग चाहते हैं कि ये वर्डिंग हटा दो, इसकी जगह पे मैं अपनी मर्जी का टाइप करूंगा। हटा दीजिए, एक में लिखिए goods once sold shall not be taken back. Point number 2, interest at the rate of 18% per annum shall be charged, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट आ गया, चेक रिटर्निंग चार्जेस एट द रेट ऑफ 500 रुपए एप्लीकेबल। चौथा पॉइंट, वारंटी एज पर मैन्युफैक्चरर्स टर्म्स एंड कंडीशंस। कुछ भी लिख सकते हो, आपकी जितनी भी हो वो आप इसमें मेंशन कर सकते हो। अभी दिखेगा कहाँ? अब देखिए आपने सेल की, इस सेल का जब आप प्रिंट आउट ले रहे हैं, ये डिक्लेरेशन नीचे आ गए, ये टर्म्स एंड कंडीशन, वो डिक्लेरेशन वाली शब्द हट के अब आपने जो टाइप किया था वो दिखाई देने लगा। इसको आप सिंपल फॉर्मेट हटाना चाहते हैं, हटा दो, तो भी आपको उसी जगह पे दिखने वाला है। ये देखिए
अब यहाँ पे हमने पॉइंट नंबर 1 2 3 4 लिखे तो थे, बट उसकी अलाइनमेंट नहीं आती, ये पैराग्राफ के तरीके से प्रिंट होता है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने बिल के अंदर अपनी टर्म्स एंड कंडीशन ऐड कर सकते हो, राइट। इसके बाद है प्रिंटिंग आइटम नेम विद डिस्क्रिप्शन। ये देखो आइटम नाम अभी ऐसे आ रहा है, पतंजलि एलोवेरा सॉप, ये हम चाहते हैं कि इसकी एक डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। अब डिस्क्रिप्शन देखो, डिस्क्रिप्शन कई तरीके की है। एक डिस्क्रिप्शन तो है ये मैंने यहाँ लिख दिया, ये संजय मेहता, ठीक है, ऑल्ट पी कर दिया, यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम ने यस कर दिया, पर उसके बावजूद भी ये यहाँ पे इस तरीके से नीचे आ रहा है। और ये जो ऑप्शन आपको दिया गया है उसका मतलब क्या है वो समझिएगा। वो दिया गया है आइटम नेम, ये हमने अभी नेम ओनली कहा था ना, नेम ब्रैकेट में डिस्क्रिप्शन, ये दोनों चीजें ऐसे छपनी चाहिए। ये देखो, मगर इसने संजय मेहता ब्रैकेट में नहीं छापा, क्यों? क्योंकि ये वाली जो डिस्क्रिप्शन थी ये डाटा एंट्री के टाइम पे डाली गई है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी डिस्क्रिप्शन आइटम के नाम के ऊपर ही फीड होती है। जैसे कि आपके स्पेयर पार्ट मिलते हैं ना, अभी देखो यहाँ पे हम एक फिक्स डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं इसके लिए F12 करो, F12 के अंदर यहाँ पे ऑप्शन ऑन कर लो, प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इसको यस कर लो। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, संजय मेहता कंसल्टेंट, कुछ भी टाइप कर दिया मैंने इसका, तो देखो ये यहाँ पे भी आ गया। और जब मैं इसका प्रिंट आउट लूंगा, इस प्रिंट आउट के अंदर इस आइटम के ब्रैकेट में ये भी आने लग गया। ऐसा कुछ भी हो सकता है, जैसे कई बार हम क्या करते हैं, हमने एक स्पेयर पार्ट लिखा, कोई भी एक बैरिंग लिख दिया, अब वो बैरिंग के ब्रैकेट में मुझे ये लिखना था कि ये जो बैरिंग है ये होंडई की गाड़ियों का बैरिंग है, बैरिंग होंडई कार, तो मैं उसकी होंडई कार उसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि ऊपर तो बैरिंग का नाम होगा ना। तो ऐसे कई सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे आपकी पेस्टिसाइड्स का अगर मैं बात करूं या मेडिसिन की बात करूं, तो उसके अंदर आप पहले मेडिसिन का नाम देके उसके ब्रैकेट में लिख सकते हो ये किस काम के लिए आ रही है, उसकी डिस्क्रिप्शन आप लिख दो। एक होती है वीडीसाइड, एक होती है पेस्टिसाइड। सौरभ जी सही कह रहा हूँ? यस सर। हाँ, उसमें ना आप उसका जो नेचर ऑफ उसका एक्शन है वो आप उसके डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो, और परमानेंट वही रहने वाला है तो आप उसको परमानेंट वहीं पे डाल के छोड़ सकते हो। तो इस तरीके से आपके बिल के ऊपर आइटम का नाम भी चला जाएगा और वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी के तौर पे आपकी कस्टमर को इसमें जैसे ना पैकिंग वगैरह लिख रहे हैं हम लोग, हाँ जी, डिस्क्रिप्शन में पैकिंग लिख रहे हैं। अच्छा पैकिंग लिख रहे हैं, वेरी गुड। हमने इसको प्राइमरी क्वांटिटी बैग बनाया हुआ है जैसे, तो इसमें बैग में पैकिंग क्या है, जैसे मान लो बैग में है 1-1 किलो के 30 पैकेट्स हैं, तो हम वो उसमें डिस्क्रिप्शन में लिख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब कई बार क्या होता है कि कुछ सामान हम बेच रहे होते हैं मगर उसमें हम चाहते हैं कि उसके स्टॉक ग्रुप का नाम प्रिंट हो जाए। अब पहले तो ऐसी ऑप्शन देती नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन ऑन करके उसके स्टॉक ग्रुप को ऑन कर सकते हो, ठीक है, और स्टॉक ग्रुप का नाम उसके डिस्क्रिप्शन में टाइप कर दो, तो इस तरीके से उसको प्रिंट आउट भी लिया जा सकता है। मतलब बेसिकली क्या है कि फीचर कंपनी ने क्या सोच के बनाया और हम उसको कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, दोनों चीजों में फर्क हो सकता है, दोनों ही चीजों में फर्क हो सकता है, ठीक है। हमारी सोच क्या है, हम उसको कैसे अप्लाई करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया। हैंडलिंग मल्टीपल पेज इनवॉइसेस, अगर आपका बिल लंबा हो जाएगा तो क्या करोगे? इस बिल को लंबा करते हैं हम थोड़ा सा जानबूझ के करते हैं। अभी मैं गोदाम पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, कंटिन्यू बिल बनाए जा रहा हूँ।
आप ऐसे किसी के उसमें से मल्टी पेज इनवॉइसेस यूज होते हैं आप लोगों के बिजनेस में कि नहीं होते हैं? मल्टीपल इनवॉइसेस हैं, मल्टीपल पेपर इनवॉइसेस बनाते हो आप कि नहीं बनाते? मेरे में कभी कभी होता है सर, हाँ जी, मुझे कभी कभी बनाना पड़ता है। कभी कभी हो जाता है, ठीक है। किसी को जरूरत पड़ती है? नहीं सर। अतुल जी, चलो एक बार देखते हैं कितना बड़ा होगा ये। तो अभी भी और 10 आइटम है, 6 आइटम ले जाएगा, 16 आइटम तो आ ही चुकी है। एक हमारे कस्टमर है जिनकी 150 लाइन आइटम हो जाती है एक बिल के अंदर। किराना ये काम में वैसे बड़ी पर्ची लंबी बनती है। अब देखो दूसरे पे जाना शुरू हो गया, इसमें 2-3 आइटम और ऐड कर लो। देखिए पूरा पेज फिल हो गया हमारा। पूरा पेज फिल होने के बाद जब नेक्स्ट आइटम नेक्स्ट पेज पे जा रही हैं चीजें, तो वहां पे ऊपर क्या दिखाई दे रहा है ये देखो जरा, ये टैली प्राइम के अंदर ही है। ऊपर हमें क्या चाहिए, मेरी कंपनी का नाम, किस कस्टमर को दिया है, बिल नंबर क्या है, सिर्फ ये जानकारी आ रही है। अदरवाइज ईआरपी में क्या होता था बंसल जी? ईआरपी में तो सर ऊपर पूरी डिटेल आती थी, जैसे फर्स्ट पेज पे आ रही है, और नीचे भी ना पूरी पेज डिटेल छपरा आती थी। है, ये पहले पेज के ऊपर जितनी जगह है, मान लीजिए ये 3 इंच की है, तो वो 3 इंच हर पेज पे वेस्ट होते थे। अब उसको कंट्रोल करने का तरीका दे दिया इन्होंने हमारे पास। कैसे, ये देखिए, कॉन्फ़िगर में जाइए, ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर। ये जैसे ही आप ऑन करते हो, इसके नीचे आपको दिखा देता है चूज डिटेल्स टू शो सेकंड पेज ऑनवर्ड। दूसरे पेज पे क्या क्या देखना चाहिए, ये देखो। ये पहले बाय डिफॉल्ट सारी चीजें ऑन होती थी,
अब इसमें हमारे को ऑप्शन दे दी कि हाँ जी बताओ क्या क्या ऑन रखना चाहते हो। मैंने सब कुछ ऑफ कर दिया। अब मैं चलो कंपनी का लोगो ऑन कर देता हूँ, मेरा लोगो दिखा देना चलो सेकंड पेज पे, कोई बात नहीं। अब ये देखो, अब ये इस तरीके से आ गया। अब लोगो आने से मेरा 1 इंच और एक्स्ट्रा यूज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जिन लोगों के मल्टीपल पेजेस के इनवॉइसेस निकलते हैं वो अपनी काफी सारी स्टेशनरी पहले वेस्ट हो जाती थी उसको सेव कर सकते हैं। अब ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, क्या क्या जानकारी दिखानी है। देखो बिल नंबर तो रहेगा ही ताकि पता लग सके बिल 5 पेज का है, पेज नंबर 2 of 5, 3 of 5, 4 of 5, 5 of 5। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी स्टेशनरी को बचा सकते हैं। वेरी गुड ऑप्शन, बहुत समय से इसका वेट हो रहा था। ठीक है जी, यूजिंग मल्टीपल प्राइस लिस्ट एंड डिस्काउंट लेवल्स। उसके बाद वाउचर क्लास है और इंक्लूसिव ऑफ रेट। पहले इंक्लूसिव ऑफ रेट दिखा देता हूं, फिर ये दो टॉपिक हम टच करते हैं। इंक्लूसिव ऑफ रेट हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं आपको, वैसे आप कोई भी बिलिंग करने जाते हैं। ये देखिए बंसल जी को ही हम माल बेच रहे हैं आज, सारा आज इन्हीं का ऑर्डर लेना है। ये देखिए ये जो कॉलम आ रहा है आपके पास, ये वाला, यहाँ पे आपको क्या बताना है। आपने कहा मेरी आइटम 100 रुपए इंक्लूडिंग टैक्स है, एंटर किया, इसने ऑटोमेटिकली रिवर्स कैलकुलेशन कर दी। अब आप इसकी आपने टैक्स लगाया SGST। अब आप देखिए ये कितना 1000 रुपए बन गए, 10 ही पीस थे ना, 100 रुपए इंक्लूडिंग टैक्स का रेट था। जब हम रिवर्स कैलकुलेशन में जाते हैं तो राउंड ऑफ की जरूरत पड़ती है। तो ये देखिए अब उस 100 रुपए की वैल्यू मैंने यहाँ डाली, मुझे नहीं पता कि उसके अंदर टैक्स कितना है, 5 है, 12 है, 18 है, ये देखना टैली का काम। ठीक है, मैंने तो सिर्फ ये बता दिया ये टैक्स पेड इतने की बेचनी है। मैंने तो आइटम उठाई, MRP देखा और टाइप कर दिया। MRP में कहीं टैक्स पेड ना पता लगता है हमें कितना है, 5 की आइटम है या 12 की। ठीक है जी, ये कॉलम आपके पास आया कहाँ से, यहाँ पे आपको F12 करना होता है सेल एंट्री के दौरान। इस F12 के अंदर आपको यहाँ पे इंक्लूडिंग टैक्स वाली ऑप्शन मिलेगी। ये प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम्स, ये राइट साइड में। ठीक है, ये ऑप्शन आप यस कर देंगे तो आप अपनी बिलिंग में इंक्लूडिंग टैक्स रेट बिलिंग कर सकते हो। और प्रिंट आउट चाहेंगे तो इंक्लूडिंग टैक्स रेट का प्रिंट आउट भी टैली ने अब ऑप्शन अवेलेबल करा दिया है। टैली ERP में हम इसके लिए पे करते थे, एड ऑन खरीदना पड़ता था कि मुझे इंक्लूडिंग टैक्स रेट प्रिंट कराना है, और इसमें ये इनबिल्ट दे दिया है। ERP से प्राइम में आपको ये 2-3 चीजों में बहुत अच्छा लगेगा। ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग, पेज स्टेशनरी बचती है आपकी, और ये वाला ऑप्शन भी जो है इसकी प्रिंटिंग अवेलेबल करा दी है। गुड। इसके बाद आ गया हमारे पास अब मल्टीपल प्राइस लिस्ट, डिस्काउंट लेवल्स और वाउचर क्लास। वाउचर क्लास के साथ हमने एक चीज और लिखी है, कस्टमाइज इनवॉइस नंबरिंग, कि मैं मेरी नंबरिंग के आगे अपना नाम वगैरह लगा सकूं। ठीक है, ये सिनेरियो भी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइस लेवल्स। अब देखो अभी तक हम जो भी बिलिंग कर रहे थे हम हर कस्टमर के रेट खुद बता रहे थे, या टैली पिछली सेल की जो फिगर थी उसको याद रख लेता है, एक ही फिगर को हर कस्टमर के लिए अप्लाई करता रहता है। बट हमारे बिजनेस सिनेरियो कई बार ऐसे हो जाते हैं कि हमें अलग अलग लोगों को अलग अलग कैटेगरी में बांट के अलग अलग रेट्स पे माल देना है। माल सेम है बट हर बंदे को अलग रेट पे अवेलेबल कराना है, या एक ग्रुप ऑफ पीपल को अलग रेट पे अवेलेबल कराना है। तो उस ग्रुप के लिए हम प्राइस लेवल्स क्रिएट करते हैं। कैसे होता है, क्रिएट में चलेंगे, क्रिएट में चल के शो मोर में जाएं, शो इनएक्टिव में जाएं, नीचे ऑप्शन देखें प्राइस लेवल्स। सबसे पहले प्राइस लेवल बनेगा, फिर प्राइस लिस्ट बनेगी। प्राइस लेवल है उस लिस्ट का नाम कि आपके पास कितने प्राइस लेवल्स हैं, इसको एनेबल करना पड़ेगा। यहाँ से यस, हाँ जी, मेरा एक है MRP, एक है डिस्ट्रीब्यूटर और एक है रिटेलर। ठीक है, मैंने इस तरीके से अपनी 3 प्राइस लेवल बना लिए। सिर्फ यहाँ पे नाम पूछता है टैली और कुछ भी नहीं पूछता। प्राइस लेवल में जाके सिर्फ नाम बता दीजिए किस किस नाम से आपको अपनी लिस्टें बनानी है। फिर अब हम उस लिस्ट को बनाने जाएंगे, उसी में ही है क्रिएट में। प्राइस लिस्ट में जाएं, किन आइटमों की बनानी है, सारी आइटमें देखनी चाहिए उस लिस्ट में। क्या रेट की, MRP की बनानी है, कब से लागू करना है,
अब हम इसमें 2 नवंबर तक एंट्री डाल चुके हैं, तो पिछली एंट्रियों को तो प्रभावित करेगी नहीं है। आप जब से रेट चेंज हो रहे हैं वो बता सकते हो। आपने कहा ये 3 नवंबर से लगा दो या 2 नवंबर से लगा दो। ये आइटम का नाम चूज करो और यहाँ बताओ कि लेस देन क्वांटिटीज, मतलब यहाँ हमें फिर स्कीम बनाने की ऑप्शन दे रहा है कि अगर वो हमारे से 10 पीस से कम खरीदे तो उसको ये 100 रुपए की देनी है, कोई डिस्काउंट नहीं देना। अगर वो 10 से लेके 50 पीस तक खरीदता है तो उसको 95 रुपए की देनी है। डिस्काउंट हम परसेंटेज में दे ही नहीं रहे, हमने तो कह दिया कि सिर्फ वही रेट चलेगा, जो हमने रेट ही कम कर दिया। और फिर 50 से ऊपर यदि वो लेता है तो उसको रेट तो 95 लगेगा, मगर उसको डिस्काउंट मिलेगा 2% का एक्स्ट्रा। ये हम स्कीम बिल्ड कर सकते हैं। अब ये प्राइस लिस्ट बनाते समय टैली आपकी हेल्प करता है। राइट हैंड साइड में देखिए, आपके पास कॉस्ट प्राइस दिखा दे रहा है। अभी तक आपने टैली में जितनी एंट्रीज डाली हैं उसके हिसाब से आपका कॉस्टिंग प्राइस आपको पता लग रहा है रेट लिस्ट बनाते समय। ये बहुत बढ़िया चीज है, आप अपनी मार्जिन परसेंटेज डिसाइड कर सकते हो कि मेरी कॉस्टिंग क्या थी और मुझे बेचना कितने में है। और बंडलिंग की स्कीम भी आप यहीं पे बना सकते हो, ताकि हर बार बिलिंग के टाइम पे आपके ऑपरेटर को आपसे पूछना ना पड़े कि हाँ जी ये 10 पीस मांग रहा है, क्या रेट लगाऊं। कह रहे भाई मैंने फीड कर रखा है, तो सिर्फ क्वांटिटी सिलेक्ट कर, वो अपने आप रेट डिसाइड कर लेगा टैली। 0 से 10 पीस है तो 100 रुपए देना है, कोई चक्कर ही नहीं है। और 10 से 50 पीस के बीच की बिलिंग हो रही है तो 95 रुपए में जाएगी, हमने फिक्स कर दिया। और अगर 50 से ज्यादा ले रहा है तो उसको 2% एडिशनल डिस्काउंट मिलने वाला। ठीक है जी। इस तरीके से आप अपनी सारी आइटमों की रेट लिस्ट बना सकते हो। ये मैंने बनाई एमआरपी वाली, ठीक है, जिन कस्टमर्स को एमआरपी पे बेचना है। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको किस भाव में बेचूंगा, ये बेच शक्ति 0 से 10 उसको 100 रुपए दे रहे थे, तो इसको क्या देना है, इसको 95 में देनी है। इसको 10 से 50 में उसको 95 दे रहे थे, इसको 90 में देनी है। उसके बाद 50 से ऊपर यदि वो लेता है तो 90 में दे के हम इसका डिस्काउंट 3% कर देते हैं, ताकि इसको भी बचना चाहिए। इसको हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा उससे अलग। ठीक है। अब ये देखिए, अब वो तो था एंड यूजर जिसको एमआरपी में बेचा, फिर ये था डिस्ट्रीब्यूटर। अब तीसरी रेट लिस्ट बनाने चलते हैं हम। क्रिएट प्राइस लिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद रिटेलर, ये भी 2 नवंबर से लागू। कोलगेट के लिए स्कीम 0 से 10, उसको 100 दिया था, उसको 95 दिया था, इसको 97.5 रुपए दे देते हैं। भाई बेच के 2-2.5 रुपए तो कमा लेगा कम से कम। 50, इसको हमने दिया 92 रुपए, नहीं कितना था वो, 95 था ना रिटेल एंड यूजर को, इसको हम 92 में दे देते हैं। और 50 से ज्यादा है तो 92 में 2.5% डिस्काउंट है। डिस्ट्रीब्यूटर को फिर भी आधा परसेंट भी और भी ज्यादा बचेगा। उसका 90 रुपए रेट था, 90 में भी 2% मिल रहा है उसको। ये देखिए, इस टाइप से हमने स्कीम बना दी। अब स्कीम एप्लीकेबल कैसे होती है, जब आप बिलिंग के लिए जाते हो, कस्टमर का नाम सिलेक्ट करते हो, और यहाँ पर ये देखिए, ये सब करने के बाद पहले आपसे पूछता बताओ इस व्यक्ति को किस बिलिंग रेट से माल बेचना है। अब आप अपनी मर्जी के रेट डालना चाहते हो, रेट लिस्ट नहीं यूज करना चाहते तो नॉट एप्लीकेबल कर दो, या पहले से कर ही रहे थे कि मैं तो अपनी मर्जी का रेट डालूंगा। और अगर आप चाहते हो कि रेट लिस्ट यूज हो जाए, तो यहाँ अगर ये व्यक्ति आपका डिस्ट्रीब्यूटर है तो डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट करके आपने आइटम सिलेक्ट की, तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्वांटिटी बतानी है, रेट उसने क्वांटिटी के हिसाब से डिसाइड कर दिया। ठीक है जी, रेट उसने क्वांटिटी के हिसाब से डिसाइड कर लिया। अगर वो कहता है कि इसके 100 पीस मांगे हैं, तो 100 पीस के ऊपर ये देखो डिस्काउंट ऑटोमेटिकली 3% और एक्स्ट्रा आ गया उसको। अगर वो ये कहता है कि मुझे तो यार एक बारी 5 ही पीस भेज दो, इमरजेंसी है, 5 में 95 रुपए है, 10 या 10 से ज्यादा के ऊपर 90 रुपए है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। अब यहाँ पे भी अब हमारे को क्या है कि हमें ये तो पता लग गया कि रेट लिस्ट कैसे यूज करनी है, क्वांटिटी वाइज डिस्काउंट कैसे बनाना है वो हमने बना दिया। बट अभी भी एक समस्या रहेगी यार, अगर यहाँ पे अगर सिलेक्शन गलत हो गया, फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर को एमआरपी या रिटेलर में बिल कर दिया हमारे ऑपरेटर ने, तो गलती हो जाएगी। तो इस चीज को रोकने के लिए भी एक तरीका है। वो तरीका क्या है, आप अपना जो लेजर बनाए हुए हैं उस लेजर पे जाओ और वहां पे टैली आपसे पूछ लेगा कि हाँ जी इसके ऊपर आपने कौन सी रेट लिस्ट लगानी है।
कंट्रोल आई, मोर डिटेल्स, ये प्राइस लेवल एप्लीकेबिलिटी, एंटर करो। कौन से वाला रेट लिस्ट लगाना है इसके ऊपर, ये फिक्स हो जाएगा परमानेंट, आपसे ये एंट्री के टाइम पे पूछेगा ही नहीं। भाई इस बंदे को डिस्ट्रीब्यूटर वाले रेट पे ही बिलिंग होनी चाहिए या रिटेलर वाले रेट पे बिलिंग होनी चाहिए। आपने अपने रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं पहले से, तो इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटर पे फिक्स कर दिया, अब जब बिलिंग में जाऊंगा मैं और इस पार्टी का नाम चूज करूंगा तो देखो ऑटोमेटिकली प्राइस लेवल पहले ही डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट हो गया। पहले क्या हो रहा था, इसके बाद आके मेरे से पूछता था, अब मैं उस जगह पे जा ही नहीं रहा, स्किप कर गया उस चीज को। तो ये हमारे लिए फास्ट बिलिंग और एक्यूरेट बिलिंग का तरीका हो सकता है, रहेगा बेनिफिशियल। कोई फायदा होगा रेट लिस्ट का? यस सर। जिन लोगों के एसक्यूज ज्यादा हैं, बहुत सारी आइटमें हैं, रेट याद रखना मुश्किल होता है, या रेट लिस्ट आपको अपनी कंपनी से आती है, तो आप ये वाला फीचर एक बार ही मेहनत करके इसमें डाल दो रेट लिस्ट, तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए आपने 1000 आइटमों के रेट डालने हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है, तो उसके लिए कस्टमाइजेशन अवेलेबल है, प्राइस लिस्ट इंपोर्ट के टूल हैं, आप एक्सेल में दे दीजिए, एक्सेल से प्राइस लिस्ट उसमें इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, और मान लीजिए आपने 1000 आइटम की रेट लिस्ट डाल रखी है और आपके किसी एक आइटम का रेट चेंज हो गया, तो आपको कैसे करना है? तो भी आपको ऑल्टर में जाओ, प्राइस लिस्ट में जाओ, कौन सी रेट लिस्ट चेंज हुई है उस रेट लिस्ट को सिलेक्ट करो, किस डेट से चेंज हुई है, 1/12 से चेंज हो गई, और 1/12 से कौन सी आइटम चेंज हुई है, सिर्फ वो एक पर्टिकुलर आइटम सिलेक्ट करनी है और उसकी रेट चेंज कर देनी है। ठीक है, तो क्या होगा, इस डेट से पहले अगर बिलिंग कटी होगी तो वो पुराने रेट से होगी, और इस डेट के बाद उस आइटम की बिलिंग नए रेट के हिसाब से हो जाएगी। मतलब पुरानी जो लिस्ट है पूरी की पूरी अपलोड करने की जरूरत नहीं है दोबारा से एक आइटम के रेट बदलने के लिए। जिसका रेट बदल जाए उसकी डेट क्या है, किस डेट से बदला, वो डेट डाल के वो एक आइटम का रेट अपडेट कर दो, वो ऑटोमेटिकली वो एक ही आइटम का रेट अप्लाई हो जाए। ठीक है सर, ये फीचर बहुत बढ़िया फीचर है, इसको आप यूज कर सकते हो। अब प्राइस लेवल के बाद मेरे पास बचती हैं क्लासेस। वाउचर क्लास, वाउचर क्लास क्या है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। आप देखो, जब आपने डेटा एंट्री की अभी तक, ये देखो, ये तो बिना टैक्स वाली आइटम थी, ये यहाँ पे आपको CGST, SGST, राउंड ऑफ, ये मैनुअली खुद जाके सिलेक्ट करना पड़ता है, और IGST है तो IGST आपको खुद याद रखना पड़ता है कि मुझे इसके ऊपर IGST लगाना है। अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट आपको खुद याद रखना पड़ता है, क्योंकि लेजर मुझे सिलेक्ट करना है। हम इन सारी चीजों को ऑटोमेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, ऑल्टर में जाएं, वाउचर टाइप में चले जाएं, सेल्स में जाइए और लास्ट में आ जाओ, सबसे लास्ट में नेम ऑफ द क्लास, ये कुछ भी हो सकता है, मैं आमतौर पे इसका नाम GST रखता हूँ। ये लीजिए, यहाँ पे आपने बताया ये सेल लेजर लेना है, 100% वैल्यू उसमें जानी चाहिए। उसके बाद डिस्काउंट, ये डिस्काउंट में यूजर डिफाइंड वैल्यू सिलेक्ट कर लिया। फ्रेट चार्जेस यूजर डिफाइंड, इसके बाद CGST, SGST, IGST भी डाल दो और राउंड ऑफ भी डाल दो। टोटल अमाउंट राउंडिंग ये 1 रुपए पे करके, लास्ट का जो कॉलम था रिमूव इफ जीरो, यस कर रखा है मैंने। रिमूव इफ जीरो क्यों यस कर रखा है कि अगर किसी भी लेजर में वैल्यू नहीं होगी तो वो प्रिंट आउट में नहीं आना चाहिए, या डाटा एंट्री सेव होते समय वो गायब हो जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम क्लास क्रिएट कर देते हैं। ये देखिएगा, अब इस क्लास को यूज कैसे करते हैं। वाउचर्स में गए, सेल्स में गए, दोबारा से F8 दबाएं, यहाँ आपको दिखाई देगा आपको क्लास यूज करनी है या नहीं करनी, और करनी है तो कौन सी यूज करनी है। ये मैंने कहा GST क्लास यूज करनी है। अभी मैंने पार्टी लेजर भी सिलेक्ट नहीं किया, मगर नीचे के ये 6 लेजर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके आ गए। इसका फायदा देखिएगा, कस्टमर रेगुलर हरियाणा, ये मैंने सिलेक्ट किया, इसकी कोई भी एक आइटम सिलेक्ट की,
यस, इसको मैं 100 पीस बेच रहा हूँ, 100 पीस 75 रुपए के भाव में। अब देखो टैक्स इसने अपने आप उठा लिया और इसने खुद डिसाइड कर लिया कि मुझे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना है। ठीक है, अगर इसके अंदर मान लो ये रेट जो है ये 75 रुपए ना होके ये 100 के बजाय ये 75 कर देते हैं और इसको कर देते हैं 74 रुपए 25 पैसे। तो अब देखो, अब इसने ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ भी कर लिया कि आपके बिल को राउंडिंग करने की आपको मैनुअल जरूरत नहीं है, उसने ऑटोमेटिकली हैंडल कर लिया उस चीज को। आईजीएसटी कॉलम खाली छोड़ दिया, क्योंकि एक पार्टी पे जब सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा तो आईजीएसटी नहीं रहेगा। डिस्काउंट मैंने आपको देना सिखाया था, आपने कहा -2%, ये डिस्काउंट घट गया। फ्रेट इसके ऊपर 500 रुपए लगी है, उसकी वजह से देखो जीएसटी में फर्क पड़ गया। अब आपकी बिलिंग कितनी फास्ट हो गई, आपकी गलती की संभावनाएं भी खत्म हो गई, क्योंकि आपको पार्टी तो सिलेक्ट करनी है बट बाकी कुछ भी मैनुअली सिलेक्ट करना ही नहीं है, ये सब ऑटोमेट हो गया। एंटर किया और सेव कर दिया। अब इसी के साथ मैं देखता हूं कि अगर मैंने पहले कस्टमर रेगुलर हरियाणा लिया है, अगर यही माल मेरा दिल्ली जा रहा होता तो क्या होता। ये दिल्ली सिलेक्ट किया, ये देखिए यहाँ इसको बताइए क्या माल बेचना चाहते हैं। ये वाले आइटम बेचूंगा, इसको भी मैं 75 पीस बेच देता हूँ और 38 रुपए 85 पैसे। ये देखिए, अब इसके अंदर आईजीएसटी उठा रहा है ये, क्यों? क्योंकि ये पार्टी दिल्ली की थी, तो टैली ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है कि मुझे किस पार्टी पे क्या लगाना है। क्लास बनाते समय आप सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी तीनों उसमें आपने डाल दिए, ताकि जो लेना होगा वो अपने आप ले लेगा। और इस वोचर को सेव करके मैं दोबारा खोल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, पिछले वाले वोचर में हमने डिस्काउंट, फ्रेट सब यूज किया था, ठीक है, इसमें हम कुछ भी यूज नहीं कर रहे। ये मैंने सेव किया, सेव करके जैसे ही इस वोचर को दोबारा खोलूंगा मैं, देखो दिल्ली वाली पार्टी थी, जो लेजर ब्लैंक थे वो सारे गायब हो गए। ओके, और इससे पहले वाले बिल में जो लेजर ब्लैंक थे उसमें ब्लैंक कौन सा था, आईजीएसटी, तो वो गायब हो गया। वो क्यों गायब हुआ? क्योंकि जब क्लास बनाई थी लास्ट में एक ऑप्शन थी रिमूव F0, वो हमने यस कर दिया था। ये वो फीचर काम कर रहा है। आई होप आपको प्राइस लिस्ट और वोचर क्लासेस समझ में आए होंगे, ये आपके काम को फास्ट और एक्यूरेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब एक चीज रह गई है कि वोचर की जो नंबरिंग है, ये देखो 31 आ रहा है सिर्फ। मैं चाहता हूं इसके आगे B2SB लिखा आना चाहिए, हमारी कंपनी का नाम है B2SB, या बंसल एग्रीकल्चर स्टोर, BAS, कन्हैया ट्रेडर, KT, हरियाणा शुगर, HS, कुछ भी लिखना हो सकता है हमें। ठीक है, न्यूट्री हेल्थ केयर वाले NH लिखना चाहते हैं, वो कैसे लिखा जाएगा? उसके लिए ऑल्टर में जाएं, वोचर टाइप में जाएं, सेल्स में जाएं, और यहाँ देखिए मेथड ऑफ वोचर नंबरिंग ऑटोमेटिक दिया गया है। इसी के नीचे ही आपको है यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, इसको यस कीजिए। यस करने के बाद आपके पास एक टेबल खुल जाता है। आपको यहाँ बताना है कि आप अपने वोचर का जो नंबर है उसको कैसे हैंडल करना चाहते हो। मैंने कहा वोचर नंबर तो 1 से शुरू होगा, मगर वो 4 अंकों का होना चाहिए। प्रीफिल विद 0, उसमें पहले 0 डाल दो। अगर बिल नंबर 1 है तो 0001 लिखना है, 1 नहीं लिखना। बिल नंबर 10 है तो 0010 लिखना है। बिल नंबर 100 है तो 0100 लिखना है उसको। ठीक है, अगले साल नंबरिंग कब से शुरू करनी है? 1 साल के बाद 1 नंबर से शुरू करूंगा दोबारा से। अब यहाँ बताएं कि मैं चाहता हूं 1-4 से प्रीफिक्स होता है आपके बिल नंबर से पहले। आपने कहा बंसल एग्रीकल्चर स्टोर / ये सबके आगे लिखाना चाहिए। एंटर कर दिया और 1-4-21, और हम ये चाहते हैं कि बिल नंबर के बाद लास्ट में 20-21 भी लिखा आना चाहिए। ये देखिए, अब इसको सेव कर देते हैं। अब हमारे पुराने जो सेव्ड बिल है उनको खोल के देखो। अब ये क्या हो गया, बिल नंबर तो सिर्फ 31 लिखा था वो 0031 हो गया। BAS बंसल एग्रीकल्चर स्टोर S/ ये उसके सामने आ गया, और 20-21 आ गया लास्ट में। जो पहले आता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, जो बाद में आता है उसको बोलते हैं सफिक्स। ये इसके साथ आप जैसे चाहे वैसे खेल सकते हो, मगर एक चीज का ध्यान रखिएगा, अब इसमें आपको डिजिट काउंट करने पड़ेंगे। BAS/ 4 तो ये हो गए, 0032 4 हो गए 8,
फिर स्लैश 9, फिर 20 डैश 21, 5 ही हो गए। 9 और 5 14 डिजिट आपके पहुंच चुके हैं। जीएसटी का रूल है कि आपका जो इनवॉइस नंबर है वो 16 अंकों से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। कई लोग गलती से क्या करते हैं, अल्टर में जाएं, वोचर टाइप में जाएं, सेल्स में जाएं, वापस वहीं जाएं, लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे स्लैश 2020/2021, देखो आपने कितने डिजिट दे दिए उसको। अब आपका बिल नंबर क्या बनेगा, ये देखिए। अब डिजिट काउंट करके देखो, 4 4 8 और 1 9 और 1 10 तो लास्ट वाले में ही है। 4 हमारे बिल नंबर के थे 14 और 4 हमारे प्रीफिक्स के हैं 18 हो गया। ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा करोगे तो आपका पोर्टल जो है आपके इनवॉइसेस को रिजेक्ट कर देगा। 16 अंकों से बड़ा नंबर अभी अलाउड नहीं है जीएसटी की तरफ से, ठीक है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब ये बिल ओपन करके आप F12 करेंगे तो यहाँ पे देखो 1 हमें चेतावनी देगा अगर आपका वोचर नंबर 16 अंकों से बड़ा हो जाता है तो आप इसको यस नो कर सकते हो। मतलब टैली जीएसटी के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से आपको हेल्प करता है। समझ में आई? ये हमारा टॉपिक जो सिंप्लीफाइड इनवॉइसिंग था वो हमने कवर किया, और आई होप आपको हमने इनवॉइसिंग के सभी एस्पेक्ट्स शो कर दिए हैं। इसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि उसकी बिलिंग कुछ और तरीके से होती है तो जरूर शेयर कीजिए, कोशिश करेंगे उनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी करें। ठीक है सर? थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड बी अ गुड ऑडियंस। थैंक यू सर एक चीज पूछनी थी सर इसमें। बिल्कुल पूछिए सर जैसे वाउचर क्लास हमने बना दी तो हमको हर बिल के ऊपर वाउचर क्लास सेलेक्ट करनी पड़ेगी या ऑटोमेटिक होती चली जाएगी आगे वो बिलिंग में? F8 करके एक बार ही डाल दोगे, लगातार बिलिंग हो रही है तो वो पूछेगा ही नहीं बीच में, वो कंटिन्यू क्लास में ही चलता है। अच्छा क्लास में चलता रहे कंटिन्यू वो। मल्टीपल ठीक है क्लासेस भी बनाई जा सकती हैं। ये हाँ देखो जी हाँ जी हाँ जी। मेरी एक ही क्लास कैसे कामयाब हो गई, क्योंकि मेरे पास सेल का लेजर एक था। कई लोगों की आदत होती है कि वो लोकल सेल अलग, इंटरस्टेट सेल का अलग लेजर बनाते हैं, तो आपको 2 अलग अलग क्लासेस बनानी पड़ेंगी उस केस में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, कई लोग टैक्स परसेंटेज के ठीक है लेजर सर। अलग अलग बनाते हैं, उनको टैक्स परसेंटेज के हिसाब से क्लासेस बनानी पड़ेगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आपको जितना मर्जी आप सिंपल और जितना मर्जी कॉम्प्लिकेट कर सकते हो, तरीका ये रहेगा। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर सर इसमें जो आपने ये नंबरिंग की, ये सेल्स में वोचर, जनरल वोचर में भी कर सकते हैं ना सर? मैनुअल ये ऑटोमेटिक सभी वोचर टाइप्स के ऊपर नंबरिंग अवेलेबल है। तो सर ये जैसे मिड मतलब ईयर के मिड में कर दिया आपने 6 महीने तो ऑटोमेटिक रहा, ईयर बाद में के आपने मिड में मत कीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगी। सर हमने कर दिया लास्ट ईयर में, तो अब उसका क्या सोल्यूशन है सर? भाई पहले 6 महीने में सेम रहे जो ऑटोमेटिक था, बाद में मैनुअल रहे। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए था, उसके लिए आपको एक नई वोचर टाइप बना लेनी चाहिए थी। क्रिएट में जाते, वोचर टाइप जाते, आप सेल्स न्यू करके एक और बना लेते। ठीक है, वो बनाई है। हाँ जी। हाँ, ये सेल्स करके यहाँ पे आप मेथड ऑफ वोचर नंबरिंग या मैनुअल ले लो। एक में ऑटोमेटिक चल रहा था, एक में मैनुअल कर दिया, हो सकता है। यस, ये 1 4 की बजाय आपने कह दिया कि मैं तो इसको एक साथ से लागू करूंगा, एक साथ से लागू कर लो। सर इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है क्या 6 महीने के लिए ऑटोमेटिक रह जाए, बाद में मैनुअल रहे? एक नहीं ही सर, क्लास में 2 अलग अलग वोचर टाइप बनेंगी तभी मैनेज हो पाएगा। ओके। और जो आपको चाहिए वो हम पूछ सकते हैं, थापर जी जैसे लोग अगर कर पाएंगे तो उनकी सेवाएं ले सकते हैं। अच्छा सर, एक इस टैली प्राइम में जैसे हमने वही 21-22 की फर्म में काम कर रहे हैं, फिर बाद में बीच में हमने पुरानी फर्म खोल ली 19-20 की, हाँ, फिर वापस 21-22 में आ गए, तो वो ईयर बाय डिफॉल्ट वो 19-20 रह जाता है? जो फाइनेंशियल ईयर आपने अभी अभी काम किया होगा वो वही रह जाता है सर। हाँ, इसलिए आपको अगर मल्टीपल कंपनीज में काम करना हो तो कोशिश करो टैली का अलग इंस्टेंस खोल लो। अच्छा जी। टैली के सेम इंस्टेंस में खोलोगे तो फाइनेंशियल ईयर की वजह से आपकी गड़बड़ हो सकती है। प्राइम में नहीं होता सर? प्राइम में ईयर जो कंपनी लोड हो जाती है उसका फाइनेंशियल ईयर एप्लीकेबल रहता है। थोड़ा सा सावधानी से आपको देख के एंट्रीज करनी पड़ती है। सिंगल इंस्टेंस में मल्टीपल कंपनी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। आपको अलग कंपनी खोलनी है तो अलग इंस्टेंस चला के उसमें जो मर्जी फाइनेंशियल ईयर खोल लो। ठीक है सर एक चीज मेरे को पूछनी थी। हाँ जी अमन।
सर एक ये जैसे हमें ना कई पार्टियों को बिल व्हाट्सएप करने पड़ते हैं PDF जैसे हाथों हाथ, तो ठीक है। कई बार तो उसमें ना नीचे स्टैम्प साइन का ऑप्शन मिल सकता है क्या सर, या फिर अलग से लेना पड़ेगा उसको? कोई इसमें स्टैम्प है? साइन जो है वो एड ऑन के थ्रू अवेलेबल है वैसे नहीं है इसमें कोई अभी? ना, बाय डिफॉल्ट नहीं है। राइट, ठीक है हाँ सर। जी। और कोई क्वेरी? बंसल जी सब ठीक ठाक है? जी सर। ओके सर, थैंक यू। Thank कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, राइट? कल मीन्स मंडे, नेक्स्ट वर्किंग डे। जी सर। ओके जी। ओके सर।